आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन राज की तरफ से है। राज सिंह पूछ रहे हैं कि क्या भारत सरकार को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को बेच देना चाहिए। देखिए, इस चीज को लेकर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ। मेरा मानना है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जैसी ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रैटेजिक एसेट होती है और ऐसी चीजों के ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है क्वालिटी कंट्रोल और दूसरी चीज है यहाँ पर रिसोर्स मैनेजमेंट। इन दोनों चीजों को एड्रेस करने के लिए सरकार यहाँ पर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर लाने की कोशिश कर रही है और ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आने के बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ हद तक एफिशिएंट हो जाएगी। इनको सीधे सीधे प्राइवेट करना ऑर्गेनाइजेशन के पूरे स्ट्रक्चर को खराब कर सकता है और अगर रिक्वायरमेंट केवल एफिशिएंसी है तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से कुछ एफिशिएंसी जरूर आएगी और अगर कॉर्पोरेट होने के बावजूद क्वालिटी एश्योरेंस और एफिशिएंसी नहीं आती है तो इनको फिर बाद में बेचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है टेक्निकल गेमर का। टेक्निकल गेमर पूछ रहे हैं कि क्यों भारतीय नौसेना तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को न्यूक्लियर पावर्ड नहीं रख रही है। वेल, इसका सीधा साधा कारण है कि भारतीय नौसेना चाहती है कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर सस्ता हो और कॉस्ट को कम करने के लिए इसको न्यूक्लियर पावर्ड न रखकर कन्वेंशनल रखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है उज्जवल राय का और वो पूछ रहे हैं कि क्या रशियन टेक्नोलॉजी अमेरिकन टेक्नोलॉजी से पीछे है। वेल, इसका सीधा साधा आंसर था हाँ, और मैंने कमेंट सेक्शन में ये आंसर दिया भी था, लेकिन मुखर्जी भाई ने वहां पर लिखा है कि मैंने काफी ज्यादा जनरलाइज कर दिया है इस आंसर को। उनका कहना है कि ज्यादातर अमेरिकन जेट्स मिग्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि मिग 29 या पुराने मिग्स को देखा जाए तो ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव टेक्नोलॉजी थे, लेकिन ये सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजी थे जो कि अब है नहीं। और सोवियत यूनियन से रशिया बनते बनते उनकी इकोनॉमी की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा नहीं लगा पा रहे हैं जितना वो तब लगा पा रहे थे जब वो सोवियत यूनियन थे। हालांकि आज भी काफी क्षेत्रों में वो टेक्नोलॉजी आज भी उतनी ही कारगर है जितनी तब होती थी, लेकिन समय के साथ साथ ये सारी टेक्नोलॉजी पुरानी होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है कुणाल का। कुणाल का क्वेश्चन है F-22 या Su-60 इनके बीच में कौन सी चॉइस भारत के लिए सबसे बेहतर होगी। देखिए, ये दोनों चॉइसेस है ही नहीं। Su-60 1980s के समय रशिया की तरफ से एक बॉम्बर कॉन्सेप्ट के तौर पर डेवलप किया गया था और बाद में यह प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अगर आपका मतलब Su-57 से है तो तब भी वो भारत की डॉक्ट्रिन में इस समय फिट नहीं हो रहा है। वहीं F-22 रैप्टर किसी भी देश को एक्सपोर्ट किया नहीं जा रहा है। हालांकि बीच में बात चली थी कि इजराइल को F-22 रैप्टर ऑफर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है पैट्रियोटिक काफिर की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि भारतीय वायुसेना EA-18G ग्राउलर की तरह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट क्यों यूज नहीं करती। वेल, भारतीय वायुसेना ऐसे एयरक्राफ्ट यूज करती है। Su-30 MKI में जब SAP 518 और विंग टिप पर SAP 14 इंटीग्रेट होते हैं तो ये ग्राउलर के बराबर का एयरक्राफ्ट हो जाता है। SAP 518 ECM पॉड्स है और SAP 14 जैमिंग पॉड्स। ये एयरक्राफ्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल KH-31P भी कैरी कर सकती है और पिछले साल चाइना के साथ में हुए स्टैंड ऑफ के दौरान भारत ने ये मिसाइल्स रशिया से एक्वायर कर ली थी। साथ ही भारत के पास में इजरायली जैमर और मेड इन इंडिया एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का भी ऑप्शन है। मिराज 2000 का भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट है और किसी दिन डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। थ्योरेटिकली चीज ये है कि भारत की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेकर बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है मुकेश दिवाकर का और उनका कहना है कि क्या सुखोई का इंजन तेजस में यूज नहीं किया जा सकता। वेल, इसका सीधा साधा आंसर है नहीं। तेजस एक छोटा एयरक्राफ्ट है और सुखोई के इंजन काफी ज्यादा बड़े हैं। अगला क्वेश्चन है अभिनव कुमार ठाकुर का। अभिनव क्वेश्चन पूछ रहे हैं LCA तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर, वो भी बांग्लादेश को, और उनका कहने का मतलब है कि JF-17 थंडर को लेकर बांग्लादेश में काफी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं। वेल, यहाँ पर समझना जरूरी है JF-17 थंडर को लेकर जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो पाकिस्तानियों के बीच में हैं जो बांग्लादेशी नामों के साथ में इन फोरम्स पर आकर कमेंट करते हैं और YouTube चैनल्स को वो लाइन कैरी करनी पड़ती है। अगर आप किसी बांग्लादेशी से डायरेक्टली बात करेंगे तो वो लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून या रफाल खरीदे। वहीं पर एक और ग्रुप है जो J-10C को भी प्रेफर करता है, लेकिन बांग्लादेशी एयरफोर्स ने मिग 29 के साथ में जो एक्सपीरियंस हासिल किया है उसके बाद एटलीस्ट वो रशियन इंजन वाले जेट्स नहीं खरीदेंगे। और रही बात तेजस को लेकर, तो तेजस ऑफर में है
अब उनको ये जेट खरीदना है या नहीं खरीदना है वो टोटली उनके ऊपर है। खरीदते हैं तो अच्छा है और नहीं खरीदते हैं तो भी इसमें भारत के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हार्ड कैश परचेस वैसे भी नहीं होगी। अगर बांग्लादेश तेजस लेता भी है तो वो लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत होगा। अगला क्वेश्चन है अभिषेक का और वो पूछ रहे हैं कि भारत मास प्रोडक्शन क्यों नहीं करता है फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और कल्वरी क्लास की सबमरीन जैसी कैटेगरीज को। इसका सीधा साधा कारण है भारत की शिपिंग इंडस्ट्री। भारत की शिपिंग इंडस्ट्री अभी धीरे धीरे मैच्योर हो रही है और इसी वजह से हर प्लेटफॉर्म में इंक्रीमेंटल चेंजेस होते हैं और इन सभी इंक्रीमेंटल चेंजेस को कंसोलिडेट करके फॉलो ऑन क्लास बनाई जाती है, जैसा कि कोलकाता के केस में विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। भारतीय शिपिंग इंडस्ट्रीज काफी तेजी से मैच्योर हो रही हैं और आने वाले समय में भारत एक ही क्लास के कई सारे फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और सबमरीन्स बना सकेगा। इनफैक्ट प्रोजेक्ट 76 के तहत लगभग 12 सबमरीन्स बनाई जाएंगी एक ही क्लास की। इस क्वेश्चन में एक फॉलो ऑन क्वेश्चन भी था LCA तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन को लेकर, और क्वेश्चन है कि क्यों LCA तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन में लगभग 8 साल लगने वाले हैं। देखिए, प्रोडक्शन रेट को लेकर ये चीज बार बार कही गई है कि अगर यूजर्स चाहेंगे तो प्रोडक्शन रेट को किसी भी समय बढ़ाया जा सकता है, और अभी जो प्रोडक्शन रेट रखा गया है 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर का, ये फेज 1 एनहेंसमेंट के बाद में है। 1 साल के बाद में जो सुखोई की लाइन है नासिक में, वो भी तेजस के लिए अवेलेबल होगी और उस लाइन को मॉडिफाई करने के लिए पैसे ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए गए हैं, यानी कि फेज 2 में ये प्रोडक्शन रेट और ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है उदय सोनी का और वो कह रहे हैं कि क्यों बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वेपन्स को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात क्यों करते हैं। मेरे लिए इसके ऊपर कमेंट करना सही नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि आपका कंटेंट बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है, इसमें आप मसाला डालिए, और कहीं ना कहीं ये व्यूअर चॉइस होती है कि उनको किस तरीके का कंटेंट देखना है। अगला क्वेश्चन MK का है और वो पूछ रहे हैं कि कैट्स हंटर और कैट्स अल्फा तेजस से लॉन्च होने के बाद में वापस आ सकते हैं। थ्योरेटिकली अगर कोशिश की जाए तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इस तरीके के सिस्टम्स वापस नहीं आते हैं और इसी वजह से इस तरीके के सिस्टम्स को लो कॉस्ट सिस्टम बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से पैट्रियोटिक काफिर का है और उनका क्वेश्चन है 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। वहीं एम का 5.5 जनरेशन क्यों है, 6th जनरेशन क्यों नहीं है। देखिए, जो जनरेशंस की डेफिनेशन है वो अब क्लियर नहीं है। जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स थे वो स्टेल्दी फाइटर जेट्स थे और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स में नेक्स्ट जनरेशन वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज ऐड की गई थी, जैसे कि ड्रोन स्वार्म्स, विंगमैन ड्रोन्स और स्मार्ट एमिनेशन। इनके कॉकपिट को ऑप्शनली अनमैन्ड रखा गया था। साथ ही ये सिस्टम्स डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसे कि लेजर वेपन्स कैरी कर सकेंगे, और केवल यही एक चीज है जो AMCA में नहीं होगी और शायद इसी वजह से इसको 5.5 जनरेशन फाइटर जेट बोला जा रहा है। उत्कर्ष का क्वेश्चन है कि रफाल या F-21, ये दोनों फाइटर जेट अलग कैटेगरी के फाइटर जेट्स हैं, लेकिन अगर मुझे पिक करना है तो काफी हद तक मेरे पास अवेलेबल पैसों के ऊपर डिपेंड होगा। अगर मेरे पास काफी पैसे हैं तो ऑब्वियस चॉइस रफाल होगा, लेकिन अगर मेरे पास बजट कम है तो F-21 कोई खराब ऑप्शन नहीं है। अगर इसको भारतीय वायुसेना के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो भारतीय वायुसेना ऑलरेडी रफाल ऑपरेट कर रही है। ऐसे में एक और नया टाइप ऐड करना लॉजिस्टिकली अच्छा ऑप्शन नहीं है, स्पेशली तब जब आप आने वाले समय में तेजस मार्क 2 को इंडक्ट करने वाले हैं, जो परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, इनफैक्ट कुछ कैटेगरी में बेहतर होगा। इसी लाइन में हम लोग लक्ष्मीकांत यादव का क्वेश्चन भी लेते चलते हैं। उनका कहना है कि क्यों भारत के यूट्यूबर्स रफाल को प्रमोट कर रहे हैं जबकि अभी तक रफाल F4 आया नहीं है। मैं आपसे पूरी तरीके से अग्री करता हूँ। अभी रफाल F4 बनकर तैयार नहीं हुआ है और इसमें अभी थोड़ा समय और लगेगा, और मान लेते हैं कि अगर इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2024 में होती है तो इसको 2029 तक टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस जेट में कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, इस वजह से इसकी टेस्टिंग में इतना समय नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है NB गेमर्स का। वो पूछ रहे हैं कि भारत का बेस्ट फ्रेंड कौन है, रशिया या US। उनको मैं कहूंगा कि ये पाकिस्तान वाली आदत मत डालिए। जियो पॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जियो पॉलिटिक्स में केवल एक चीज परमानेंट होती है, वो है नेशनल इंटरेस्ट, और जब तक किसी देश का नेशनल इंटरेस्ट आपके नेशनल इंटरेस्ट के साथ में सिंक कर रहा है तब तक वो आपका दोस्त है। क्वेश्चन अभी और भी हैं जिनके आंसर मैं आने वाले वीडियो में जरूर दूंगा। ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है, इस वजह से आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही, लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आने वाले वीडियो में मैं पक्का आंसर करूंगा। शायद इस सीरीज में ये सारे आंसर देते देते 4 या 5 वीडियोस हो जाएंगे, और इस वजह से आप पेशेंस बनाए रखिए। और एक भाई ने
कुछ 10 क्वेश्चंस लिखे थे जिनके मैं आंसर देने वाला था, लेकिन उन्होंने उस चीज को डिलीट कर दिया है। उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज नाराज मत होइए, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं जरूर दूंगा। आप उस क्वेश्चन को प्लीज दोबारा लिखिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।